नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा औरंगज़ेब, जो कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। दोस्तों छठा मुग़ल शासक रहेगा औरंगज़ेब। अगर औरंगज़ेब की हम बात करें तो इसको आलमगीर के उपनाम से भी जाना जाता है और जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। औरंगज़ेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहाँ को कैद कर लिया था। शाहजहाँ औरंगज़ेब का पिता था दोस्तों, और 1658 से 1666 तक शाहजहाँ कैद में रहा और 1666 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई दोस्तों। शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद इसको ताजमहल में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ को ताजमहल में दफनाया गया। इसकी पत्नी मुमताज़ महल की याद में जो ताजमहल बनवाया था वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देवराई का युद्ध। अगर देवराई के युद्ध की बात करें तो 1659 ईस्वी में दारा शिकोह व औरंगज़ेब के बीच हुआ। ये दोनों भाई थे आपस में। ठीक है दोस्तों, और इसमें औरंगज़ेब की जीत हुई। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1658 में युद्ध हुआ था जिसके अंदर शाहजहाँ को कैद किया गया था। धर्मट का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ बात साझा की थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें औरंगज़ेब की पत्नी दिलराज बानो बेगम की मृत्यु 1657 ईस्वी में हुई और इसने औरंगज़ेब ने पत्नी की याद में औरंगाबाद महाराष्ट्र में ताजमहल का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ ने भी यह बात कही थी कि मेरे मरने के बाद ताजमहल का निर्माण करवाया जाए। तो इसकी पत्नी ने भी यही बात कही कि मेरे मरने के बाद ताजमहल का निर्माण करवाओ। तो औरंगज़ेब वैसे बहुत लालची बंदा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बचत करने वाला बंदा था। ये हर बात सोचता था कि इतने पैसे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र में ताजमहल का निर्माण करवाया तो उसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है दोस्तों, बीबी का मकबरा। अब बात आती है दोस्तों रोज़ा दर्शन इसने औरंगज़ेब ने बंद करवा दिया था दोस्तों। और रोज़ा दर्शन एक दिन राजा आता था दरबार के अंदर, जिसे अरोजा दर्शन कहा जाता था। इसने और अरोजा दर्शन को बंद करवा दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हिंदू त्यौहार की हम बात करें तो औरंगज़ेब ने बंद करवा दिया दोस्तों। संगीत जो दरबार में बजता था दोस्तों, इसने सोचा वहाँ पर भी पैसे खर्च होते होंगे, तो इसने वह भी बंद करवा दिया दोस्तों। इसके बाद नवरोज़ त्यौहार जो कि बलबन ने शुरू किया था, औरंगज़ेब ने बंद करवा दिया दोस्तों। तुलादान की प्रथा अगर हम बात करें, एक दोस्तों याद रखना तुलादान, ठीक है दोस्तों, उसको भी बंद करवा दिया था। राजा को तोलने की प्रथा थी एक तुलादान, जो कि औरंगज़ेब ने बंद करवा दिया था दोस्तों। और 1669 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। वह इसका विरोध सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने किया था दोस्तों। ठीक है, नहीं की जगह सॉरी दोस्तों, गलती थोड़ा मिस्टेक होगी। इसका विरोध 9वें गुरु तेग बहादुर ने किया था, जिसकी हत्या औरंगज़ेब ने शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर है वहाँ पर करवा दी थी दोस्तों, 9वें गुरु तेग बहादुर की। अगर हम बात करें जजिया कर की तो प्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया था दोस्तों, और ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था, और फिर अकबर ने 1564 में बंद किया था दोस्तों, लेकिन औरंगज़ेब ने फिर चालू कर दिया 1669 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में हुई दोस्तों, और इसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब मुग़लों का पतन धीरे धीरे चालू हो जाएगा दोस्तों 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक। कैसे हुआ? क्योंकि इसका कारण था क्योंकि औरंगज़ेब खुद 90 वर्ष का होकर इसकी मृत्यु हुई थी, और इसके जो पुत्र होंगे वह 60 वर्ष से अधिक होंगे। इसके कारण मुग़लों का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मुग़लों का पतन हम करेंगे 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक, और फिर धीरे धीरे मुग़लों का बिल्कुल पतन हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। प्रथम मुग़लों के पतन 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो प्रथम शासक था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है।
शाह आलम प्रथम, यह औरंगजेब का पुत्र रहेगा दोस्तों, औरंगजेब का पुत्र रहेगा शाह आलम प्रथम। ठीक है दोस्तों, और यह ज़्यादा कुछ नहीं रहा, अयोग्य शासक रहा था दोस्तों मुगल वंश में। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड शासक जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और यह भी अयोग्य शासक रहेगा दोस्तों। इसके बाद फर्रुखसियर आएगा दोस्तों, जो कि 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेगा। अगर इसकी हम बात करें तो इसने थोड़ा काफ़ी कुछ किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट भी इसने दी थी, क्योंकि यह बीमार था दोस्तों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दल फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा तो इसके अंदर एक डॉक्टर था हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने इसका इलाज किया तो यह ठीक हो गया, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया। ठीक है दोस्तों, शाही फरमान इसने 1718 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा शाही फरमान को कहा जाता है। शाही फरमान के अंदर 10,000 रुपये में सूरत में टैक्स फ्री कर दिया, 10,000 रुपये दो सूरत में टैक्स फ्री हो जाएगा, 30,000 रुपये दो बंगाल में टैक्स फ्री हो जाएगा, हैदराबाद में टैक्स फ्री। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के थे वो मुग़ल दरबार में चलने लगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार शाही फरमान कहा जाता है इसको। अगर चौथे शासक की हम बात करें तो मुग़ल शाह मोहम्मद शाह रंगीला चौथा शासक रहेगा। तो यह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था दोस्तों, और इसने जजिया कर आखिरी बार मुग़लों से बंदी करवा दिया। आखिर में भाई कोई जजिया कर नहीं लगाएगा, आखिरी बार बंद कर दिया इसने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगर करनाल का युद्ध की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच हुआ था दोस्तों 1739 ईस्वी के अंदर, जो कि करनाल के अंदर हुआ दोस्तों। और इस युद्ध के बाद नादिर शाह दिल्ली से धन दौलत और मयूर सिंहासन, जिस पे मुग़ल शासक बैठता था दोस्तों, गद्दी थी जो, उसको उठाकर ईरान ले गया था दोस्तों। नादिर शाह कहाँ का था? ये ईरान का था दोस्तों, ईरान का। मयूर सिंहासन की हम बात करें तो इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसमें कोहिनूर लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, कोहिनूर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कोहिनूर ब्रिटेन के अंदर रहेगा दोस्तों। कहाँ है कोहिनूर? वर्तमान में ब्रिटेन के अंदर। और मयूर सिंहासन का डिज़ाइन किसने किया था दोस्तों? बेब बादल खान ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अहमद शाह जो कि 5th नंबर का शासक रहेगा मुग़लों के पतन की ओर, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, 1748 में से और 1753 ईस्वी तक अहमद शाह गद्दी पर बैठा, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं रहा, अयोग्य शासक रहा था अहमद शाह। इसके बाद हम बात करें आलमगीर द्वितीय, जो कि 1753 से लेकर 1759 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके समय में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। इससे पहले हम बात करें बंगाल के नवाब की, तो मोहम्मद शाह रंगीला जब युद्ध हार गया था, करनाल का युद्ध, तो इसके अंदर मुग़लों की शक्ति कमज़ोर हो गई, और बंगाल का एक सूबेदार था अलीवर्दी खां, जिसने बंगाल को स्वतंत्र बंगाल घोषित किया, और 1740 में खुद बंगाल का नवाब बना था दोस्तों अलीवर्दी खां। और उसके बाद आलमगीर द्वितीय के समय अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई 1756 ईस्वी के अंदर। और बात करें आगे तो बंगाल का नया नवाब सिराजुद्दौला बना दोस्तों, जो कि 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, अगर आलमगीर की हम बात करें तो आलमगीर फर्स्ट कौन रहेगा दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट के नाम से पहचाना जाता है दोस्तों। बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया दोस्तों, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 1757 ईस्वी में ही फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ों की नींव डली थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, मराठा का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था दोस्तों, और मराठों की इनमें हार हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। बक्सर का युद्ध हम बात करें तो
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के अंदर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी व अवध, बंगाल व दिल्ली। अवध का नवाब कौन था दोस्तों? अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब की बात करें तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम। और दिल्ली का शाह आलम से द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इनके बीच यह युद्ध हुआ और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रही थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब बात करते हैं आगे अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके समय में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और आगे चलकर 1828 में आत्मीय सभा ही ब्रह्म समाज के रूप में बदल जाएगा दोस्तों। वह सती प्रथा बंद राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के सहयोग से की गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को अकबर राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा और मुगल वंश का आखिरी शासक। और अब मुगलों का कोई लेना देना नहीं रहेगा दोस्तों, मुगल वंश खत्म हो जाएगा। अब बात करें इसने क्या क्या किल्लत देना, खिल्लत है दोस्तों, किल्लत की जगह खिल्लत देना। राजा दरबार में उपहार देता था जिसको खिल्लत देना कहा जाता था। नजराना देना, कोई व्यक्ति राजा को उपहार दे, इनाम दे, उसे नजराना कहा जाता था। दरबार सभा होती थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसको। और बादशाह दरबार में बैठते थे और सिक्के पर्सनल में थे दोस्तों इनके। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर आप कह सकते हो अंग्रेज़ों ने, मुग़लों से बंद करवा दिए थे दोस्तों ज़बरदस्ती। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे यूरोपियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, यूरोपियों का आगमन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें दोस्तों। और हमारे एग्ज़ाम क्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और मैं जल्द ही आपके लिए हरियाणा पुलिस के लिए IPC और CRPC की वीडियो जल्द प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।